माइक दिया जाए। ये शब्द हालांकि अच्छा नहीं है, किसान नाचेगा, कैसे नाचेगा पता नहीं वो बहुत ही मतलब गलत है शब्द, लेकिन काफी ऐसे मंचों से ऐसे शब्दों ये सरकार का यही तो कल्चर है, नचना और नाचने वाला। ये तो सरकार जैसे आर पाटिल साहब ने वो जो लेडीज बार बंद किया है, ठीक है, लेकिन ये नाचने वाले लोग हैं। सवाल जी पूछा जाए। मेरा नाम वैसे उड़ाने वाले लोग हैं। मैं देवेंद्र जी से और संजय जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हालांकि आप दोनों की तरफ से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं महाराष्ट्र की जनता को, लेकिन जैसा राष्ट्रवादी और कांग्रेस में ईगो क्लैश हो रहा है सीटों के बारे में, वैसा आप ही के इसमें भी हो रहा है। तो इसमें ये ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आगे के गवर्नेंस में क्या ज़्यादा फर्क होगा? नहीं, आपकी एक गलत फहमी है कि ईगो क्लैश है। अगर हमारे में ईगो होता तो हम 25-26 साल से एक साथ इस तरह से काम नहीं करते। और जैसे केंद्र में हो या राज्य में हो, 25 साल से हमारा जो गठबंधन है बहुत मजबूती से और प्यार से चल रहा है और आगे भी चलेगा। संजय राउत जी देखिए, मैसेज है, ये अंतर नहीं बच रहा है। अगर आप लोग ये मैसेज जनता के भीतर से आ रहा है, ये मैसेज से बचिए। अरे कल भी फैसला कर लीजिए, इतनी टिकट बड़ा फैसला तो हुआ है, सामने आना है, फैसला हुआ है। ये मैसेज ठीक नहीं है, आप लोग झगड़ा कर रहे हैं टिकट के लिए। जी माइक जी, एक मिनट। हेलो सर, ये जो 4 जेंटलमैन यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये चारों के बीच में आप कौन मुझे जवाब देगा कि मीठी नदी जो मातुश्री तक बदबू पहुंचाती है, कलानगर तक बदबू पहुंचाती है, ये लोग बीएमसी में है 25 साल से, ये लोग स्टेट गवर्नमेंट में है 15 साल से। मीठी नदी बदबूदार है, पोल्यूटेड है, गंगा को साफ क्या करेंगे? ये लोग तो मीठी नदी को साफ नहीं कर सकते, एक खाड़ी को साफ नहीं कर सकते। हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जब वो खाड़ी तक साफ नहीं कर सकते, पोल्यूशन से, प्रदूषण से दूर नहीं कर सकते? जो उनके मातुश्री, उनका जो क्या कहें की बात आप छोड़ वहां दीजिए, तक बदबू पहुंचाती है, नदी का बीकेसी तक बदबू पहुंचाती है, जो है आप बता सकते हैं? गर्व है। अगर लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बार बार मीठी नदी की बात करते हो। मीठी नदी का प्रोजेक्ट हमारे ही सांसद है किरीट सोमैया जी, उसका ऊपर काम कर रहे हैं 25 साल सर। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पहले से आप बात सुनिए, मैं आपको मीठी नदी में लेके जाऊंगा, डुबाऊंगा शुद्ध करके, उसमें क्या बात है भाई? देखिए, मीठी नदी के दोनों तरफ जो झुग्गी झोपड़ियां बनी है वो कहाँ से आई है? वो हमने लाया है। अगर हम उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं तो मानवता के आधार पर हमारे सामने कौन लेट जाते हैं, भाई उसको मत हटाओ, उसको मत हटाओ। ये राजनीति, आप जिसकी तरफ से बोल रहे हो उनके क्या राजनीति बंद करिए। डेवलपमेंट की बात में आप ये फालतू मानवतावाद मत लाइए। मीठी नदी अपने आप साफ हो जाए। हमको जब सवाल पूछे तो हमने ऐसी बात नहीं की। देखिए ये एक ऐसा मौका है, थोड़ा समझ लीजिए। जवाब देने का गंगा भी साफ होगी, मीठी नदी भी साफ होगी। सवाल पूछने वाले को सुरक्षा की जरूरत है। जो विषय है ये सामने आया, डुबाने की बात कर रहे हैं उसको 2006 में, जिस समय सवाल करने वाले में डुबाने की बात कर रहे हैं आप। उसके बाद मीठी नदी ध्यान में आए कि अगर मीठी बात की है मैंने, इसका मतलब सवाल नहीं करने का। देखिए आज सत्ता में नहीं तो इतने बात कर रहे हैं, अरे तो आगे क्या करेंगे? हम आगे क्या करेंगे आपको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। अरे उनका कहना ऐसा था कि जैसे किसी को पुण्य कमाने के लिए गंगा में डुबाते हैं, उतना ही हम पुण्य मीठी नदी में भी मिलेगा। सवाल करने वालों को थोड़ा सुरक्षा दीजिए। जिस ढंग से उन्होंने जवाब दिया, सवाल करते हैं हम पवित्र करेंगे। देवेंद्र जी के लिए होगा तो मुझे नहीं कुछ, यही आपकी बात है। आप विकास के ऊपर बात ही नहीं करते, आप शिवसेना की तरह वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, एक मिनट। इसमें देखिए 2 चीज समझ लीजिए। चुनाव का चूंकि ऐलान हो गया है, आपका सारा व्यवहार वोटर देख रहा है और चूंकि देश भर में देख रहा है, ये मैसेज बड़ा क्लियर है। इसीलिए हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। आपको भी माने सत्ता का गुरूर क्या होता है हम लोग तो देख ही रहे हैं। दिल्ली में भी डरते हैं, यहाँ भी डरते हैं। ये बड़ी हिमाकत वाले, वो बीएमसी का डर दिखा रहे हैं आप, अपनी महाराष्ट्र सरकार का डर दिखाते हो। हमने नहीं दिखाया। अरे हुजूर, आपने क्या क्या बोला विकास को लेकर? बिल्कुल नहीं दिखाया। अच्छा, बिल्कुल नहीं दिखाया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं दिखाया। देखिए सवाल बड़ी नम्रता के साथ बर्ताव करते आए हैं।
और एक जवाब उधर से आया, एक जवाब आप भी मीठी नदी का दे दीजिए, क्योंकि ये वाकई नाम बदल देना चाहिए मीठी नदी का। देखिए, मीठी नदी के बारे में जो इन्होंने बताया है कि उनके एमपी ही उसका सब पूरा देखरेख में काम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो यहाँ के लोग ही कह रहे हैं कि जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस तरीके से उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। जो जिम्मेदारी वो निभाना नहीं चाहते, और महाराष्ट्र की सत्ता हमें सौंप दो भी एक ही नारा वो लगा रहे हैं, बस इसके सिवा उनका कुछ यहाँ पे प्लान नहीं है। तो एक ही बात है कि मीठी नदी के जिस तरीके से नुकसान हुआ पूरे मुंबई शहर को वो सहना पड़ा, बहुत बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन उसके बाद हम उम्मीद करते थे कि इसको सीधी तरीके से पानी इसका जो भी मुंबई का है वो पूरा निकल आपने जाए। कभी प्लान बनाया कोई? पूरी तरह प्लान बना के ही उसमें एक साथ प्लान बना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है पूरी तरह काम करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर जिम्मेदारी बनती है तो वो एक इस तरीके से बात करती है, हमारी जिम्मेदारी ने हमने ये किया था वो किया था, लेकिन सामने अगर रास्ता तो नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ यहाँ सवाल ले लेते हैं, और क्योंकि वक्त थोड़ा कम होते जा रहा है। माइक ले लीजिए, माइक। यस प्लीज जी। हम सब विकास की बात कर रहे हैं, और मुझे, क्योंकि मैं परिवहन उद्योग के साथ में जुड़ा हूं, बाल मलकीत सिंह, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, किसी ने जिक्र नहीं किया कि इतना बड़ा उद्योग जो कि जिसे हम अपने भाषणों में लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, 15 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, 6.5% जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी है, क्या उस उद्योग के बिना हम विकास कर पाएंगे? आज रिप्रेजेंटेशन देने के बाद आप एक उदाहरण दीजिए कि आपने एक भी ट्रक टर्मिनल कहीं खड़ा किया हो, कहीं पार्किंग लॉट बनाए हो, वे साइड एमिनिटीज हो। रोज एक प्लेन क्रैश होता है, लगभग 300-350 लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं। उसके लिए कोई गोल्डन आवर की कोई एम्बुलेंस की सर्विस, जो कि हमारी रिप्रेजेंटेशन मौजूदा सरकार के पास कई समय तक रही है, बार बार हमने मंत्रालय के चक्कर मारे हैं। इसके बारे में आपके विजन क्या रहेगा? बीजेपी शिवसेना से मेरे क्वेश्चन है कि आपकी सरकार आएगी नहीं, आने वाले मैंने विजन आप चाह रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, उसका जवाब चाह रहे हैं? मौजूदा ने क्या मौजूदा किया सरकार है और आने वाली सरकार आपने मान लिया है कि आ रही है वो? अरे चुनाव होने दीजिए। राज्य की जो हवा है अच्छा, वो संकेत यही कर रही है। नहीं, अब हवा पे हम लोग ना रहें, लेकिन फिर भी ठीक है जी, जवाब दिया जाए। वो बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि 350 लोग रोज मर जा रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है, और सड़क की तरफ ध्यान नहीं। सड़क तो बना देते हैं, उसके ऊपर चलने वाली स्थितियों को नहीं देखते हैं। टटकरे साहब आप बता दीजिए अगर। एक मिनट जी प्लीज। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर क्वेश्चन, कि जो टोल में घोटाले हो रहे हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो आपने वादे किए हैं कि टोल मुक्त महाराष्ट्र होगा, वो होगा। मैं कुछ आंकड़े आपको 1 मिनट में देना चाहूंगा कि 87,000 करोड़ एनुअल वेस्टेज, विच इज द रिपोर्ट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, और उसके बदले में जो टोटल NHAI के 268 टोल प्लाजा में सिर्फ और सिर्फ 9,251 करोड़ की राशि इकट्ठी होती है, और ट्रांसपोर्ट उद्योग कहता है कि हम आपको 15,000 करोड़ अपफ्रंट पेमेंट करेंगे। जो हमारी स्कीम आपके पास पड़ी हुई है, एनुअल टोल परमिट ऑन द लाइन्स ऑफ द नेशनल परमिट, क्या उसको आप लाएंगे? हम पूछ लेते हैं, क्योंकि ये PPP मॉडल जो है ना, ये बड़ा अजीबोगरीब है, उलझा रहा है। जी बताएं आप। देखिए, ये तो जो दोनों भी सवाल है, एक तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आबादी, जिस तरीके से व्हीकल्स पूरे मुंबई शहर में और जिस तरीके से बड़े व्हीकल्स बाहर भी रुकते हैं, तो उनके लिए भी कोई पार्किंग की व्यवस्था उस तरीके से होनी चाहिए। हमने जो अभी हमारा मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें ये भी हमने प्रावधान किया हुआ है कि भाई आगे चलकर हमें इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पर भी कोई बिल्डिंग बनती हो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, जहाँ पे मार्केट हो, जहाँ हमारे ट्रक्स आते हैं। कितने साल चाहिए? और वहाँ पे सर कितने साल चाहिए? जो ये देखिए, सभी बातें, जैसे टोल की बात उन्होंने की, टोल जो लगते हैं तो सभी ये कहते हैं कि आज अगर हमें अच्छे रास्ते से जाना है, अच्छे रास्ते की जरूरत है, पैसा गवर्नमेंट इतना मुहैया नहीं करा पाती है, तो टोल की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन टोल होने के बाद उसमें से जो भी कमियां हमारे सामने आई, वो कमियों को दूर करने की लगातार कोशिश हुई।
और ये भी बात हमारे सामने है कि जैसे भी बड़े तादाद पे बसेस हैं, हमारी बसेस गवर्नमेंट की थी, लेकिन उनको भी ऊपर टोल लगता था, लेकिन अभी उनको टोल पे नहीं रुकना पड़ेगा, ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ट्रकों की इतने सारे बड़ी तादाद पे वहाँ पे ट्रक्स हैं, तो उनको वहाँ पे सहूलत मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसको एकदम धीरे धीरे से जिस तरीके से हमके पूरा जो स्कीम है वो तभी पूरी हो जाती है कि जब पूरी तरह उसको कुछ सवाल अपने आप में जवाब होते हैं, छोड़ दीजिए, वो भी एक सवाल होते हैं। जी आप पूछ लेते हैं। जी मेरा सवाल राजनीतिक है और देवेंद्र जी और संजय राउत मैं चाहूँगा इसका जवाब दे। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर लोगों से वोट मांगा था, अभी तक जो है अलायंस की तरफ से एक चेहरा नहीं आ रहा कि कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। आपकी पार्टी से घोषणाएं दी जाती है कि दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, फिर जाके एक नेता कहता है कि पंकजा मुंडे महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री होगी। शिवसेना की तरफ से नमो की तर्ज पर उठा का नारा दिया जाता है। क्या ये कंफ्यूजन नहीं है, एक चेहरा आप लेकर नहीं जा सकते लोगों के सामने? पहली बात तो यह है कि आज तक हमारे गठबंधन ने कभी किसी चेहरे को सामने करके महाराष्ट्र में वोट नहीं मांगा, क्योंकि यहाँ गठबंधन की राजनीति चलती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये ऐसे ही करेंगे। जो भी निर्णय हमारे हैं उन निर्णयों में हमारे गठबंधन में बैठकर हम फैसला करेंगे, उस फैसले के अनुरूप हम आगे जाएंगे। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, कोई कितना भी नारा लगा ले, देवेंद्र लगा ले, नरेंद्र लगा ले और कुछ भी लगा ले, हमारी पार्टी का तय है, हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ये मिलकर तय करेगा और उसी के अनुरूप हमारी पार्टी लीड। क्या बोल रहे हैं आप, विधायक तय नहीं करेंगे? देखिए, विधायक तो चुनकर आने के बाद तय करते हैं, लेकिन किसको प्रोजेक्ट करना है ये तय करने का काम पार्टी करती है। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तय? बिल्कुल, मोदी जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। अच्छा, इस दौर में एक चीज, हम लोग आखिरी उसमें आ गए हैं, इस दौर में हम देख रहे हैं कि मोदी शब्द के बगैर बहस नहीं हो पाती है, ये सही है? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं परसों एक कांग्रेस ने किताब निकाली है, वो किताब मैं पढ़ रहा था, तो उस किताब में 23 पन्नों में से 18 पन्नों पर मोदी जी का जिक्र था। तो जितना मोदी जी का नाम हम नहीं लेते, आजकल ये लेते हैं। देखिए, जो पन्नों का जिक्र यहाँ के हमारे फडणवीस जी ने किया है, तो ये बात तो स्पष्ट है, अभी उनके पास कोई गवर्नमेंट नहीं है। अगर जो उन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव के में जो भी वायदे किए थे, उस वायदे का 100 दिन में शुरुआत भी नहीं की है, तो उन्होंने एक कहना एक और करना एक, इसमें जो अंतर होता है वो लोगों को बताने की जरूरत है कि ये पार्टी किस आधार पे आपको वोट लेना चाहती है, और जो अपने वायदों से बढ़ाएंगे नहीं हम लोगों के सामने देखिए काम है। अरे लंच का भी टाइम हो गया। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी तो इतनी कंफ्यूज है। अभी उन्होंने किताब निकाली, उस किताब में इन्होंने हमको पूछा है आप कितने दिनों में राम मंदिर बनाएंगे, तो मतलब इनका समर्थन भी हमको मिला है राम मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मोदी जी कितने दिनों में राम मंदिर बनाएंगे। अच्छा, इन्होंने जो किताब निकाली मोदी जी के ऊपर कहा आरोप पत्र, और उसमें आरोप क्या लगे, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अभी सुषमा जी मोदी जी के साथ दौरे पर नहीं गई, और फिर जेटली जी मोदी जी के साथ दौरे पर नहीं गए। अरे महाराष्ट्र के मुद्दों पर रहिए, कहाँ आप मोदी कर रहे हैं, मैंने कहा मैं वही कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जोर जोर से बोल रहे हैं, बच्चे नहीं है, ये विकास नहीं कर पाए, और इसलिए अब ये केवल मोदी जी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे साहब। नहीं ठीक है, आखिरी सवाल एकदम कट करे जी, आप ही से आखिरी सवाल। संजय जी को एक जवाब देना चाहिए, उठा के बारे में उनको कुछ बोलना नहीं, उठा के बारे में नहीं है, जैसे कोई कंफ्यूजन हमारे में मुख्यमंत्री पद के बारे में नहीं है, मेरे पार्टी में तो नहीं है। गठबंधन में है क्या नहीं वो मालूम नहीं है, गठबंधन में है क्या नहीं वो मालूम है उनको, लेकिन हमारी पार्टी की राय और हमारे पार्टी में पूरा एकमत है शिवसेना की तरफ से कि राज्य का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी करे। अगर सत्ता आती है तो उद्धव जी ने कहा है कि किसी वो जिम्मेदारी से दूर नहीं होगी। अगर राज्य की जनता जिम्मेदारी सौंपती है मुख्यमंत्री पद की, और पार्टी उनको वो जिम्मेदारी, हम मानते हैं कि राज्य का नेतृत्व उद्धव जी करे। जी टटकरे जी, वह आखिरी सवाल, हम एक जाती हुई सरकार के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। नहीं मैंने सुना नहीं ठीक तरह से। माने हम एक जाती हुई सरकार के नुमाइंदे से बात तो नहीं कर रहे हैं ना? आने वाली सरकार के साथ ही आप बात करें। ओके, मतलब हमारे फडणवीस जी। नहीं बिल्कुल, उसने मुझे पूछा। आपसे उनसे जनाब आप हर जगह क्यों पूछ जाते हो? इसको अब ये बड़ा मुश्किल। मेयर से बनते हुए मुंबई पहुंचे हैं, क्या यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जो सीएम पद का दावेदार भी है? देखिए, मैंने जैसे पहले ही कहा, मेरी पार्टी में कोई दावेदारी नहीं, हमारी पार्टी में मोदी जी जो तय करेंगे
पार्लियामेंट्री जो बोर्ड जो तय करेगा वही दावेदार रहेगा, दूसरा कोई दावेदार नहीं रहेगा। जी, चर्चा खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न ले सकते? अरे नहीं सर, अब तो प्रोसेस है, इसके बाद और भी मौके मिलेंगे, तो नेताओं की कमी नहीं है ना। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। तो महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी में बैठे नेता मंत्री आपके सामने थे, उनको आप सुन रहे थे। जाहिर सी बात है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर, जब भी नेता आमने सामने होते हैं तो ये एक कह ले कि कॉमन सी बात है, ये करते ही हैं। और वही कुछ यहाँ भी हो रहा था, किसने कितनी, जब जो सत्ता में रहा है, कितना डेवलपमेंट किया है, कितना विकास किया है, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह से जानती है, समझती है कि किसने कितना काम किया है। जाहिर सी बात है, मतदान जो होगा 15 तारीख को, वो इसी को देखते हुए होगा।